students, this is Abhishek Kumar SRS and today we are going to start lecture number 4 of metals and non-metals. Okay, in the lecture 1, 2, 3 we already discussed about the what is the metal, what is the physical properties of metal, and now we are discussing chemical properties of metals, and that third part is reaction of metals with dilute acid. डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है हम लोग ये देखेंगे आज के लेक्चर में. ओके, तो आप फर्दर कंटिन्यू करते हुए तो देखेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल किस तरह रिएक्ट करता है. तो मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड. तो ये रिएक्शन आपने एसिड और बेस में भी पढ़ी है कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है. समझ में आ रहा? तो ये रिएक्शन फिर से आ गई है, ये आप ऑलरेडी आपको याद है. ठीक है, तो वही अगेन मेटल जब आपका डाइल्यूट किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है. ठीक है ना. मिनरल एसिड्स में तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं आपके, अब मिनरल एसिड आप इतना समझ लो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप के होते हैं उनको हम लोग जनरली मिनरल एसिड्स बोलते हैं. ओके, मोर रिएक्टिव मेटल्स readily evolve hydrogen from acids as compared to the less reactive one. ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा और बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन गैस देगा. तो वही बता रहा है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स readily evolve हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स एज कंपेयर टू लेस रिएक्टिव वन. मतलब लेस से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता, सॉरी एसिड नहीं, अब मेटल का रिएक्टिविटी अलग अलग होता है. जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो उससे कम तेज़ी से करेगा. तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा तेज़ से रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन गैस वो उतना ही जल्दी इवॉल्व करेगा, उतने ही अच्छे से इवॉल्व करेगा. तो वही बात कर रहा है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स रेडली इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एज कंपेयर टू द लेस रिएक्टिव वन. ओके, आई थिंक इज इट क्लियर. एंड नेक्स्ट, the rate of displacement of hydrogen from acids depends upon electropositive nature of metals as well as the nature of acids. अभी देखो, अभी आपका एसिड में क्या होता है, एसिड में होता है आपका H प्लस आयन. ठीक है, अब मेटल क्या करेगा, मेटल बेसिकली करता क्या है, ये मेटल इस H प्लस को डिस्प्लेस कर देता है. अभी समझो, जैसे आपका सोडियम मेटल HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, Na2 कन्वर्ट कर दिया, सोडियम है, ठीक है, Na है. एक मिनट, सोडियम मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl एसिड के साथ, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है. तो क्या बना लेगा, ये तो बन जाएगा NaCl और हाइड्रोजन क्या अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर लेगा, H2 गैस. दिस इज ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वी कैन सी दैट कि हाइड्रोजन क्या है, मेटल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को H प्लस आयन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है. ठीक है ना. तो वही द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल्स एज वेल द नेचर ऑफ एसिड. तो यही जो रेट है हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट का, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली आपका डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे और एसिड के नेचर पे. ठीक है ना. तो अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उतने अच्छे से आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो अगर देखा जाए ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक. ठीक है, तो पोटेशियम सबसे अच्छे से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक. एंड जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मेटल है वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे एसिड के साथ. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड हेंस कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन रैपिडली एंड रिड्यूस एसिड्स. तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बहुत, और हाईली रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो रिड्यूस करते हैं दूसरों को, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज.
ऑक्सीडाइज मतलब खुद का ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 1, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन. ओके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने से अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, और उतने अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को उतने अच्छे से रिड्यूस करेगा. तो बेसिकली जितना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत रैपिडली रिड्यूस करते हैं, लूज करते हैं. समझ में आ रहा कि नहीं. ओके, तो दिस पॉइंट ऑल्सो बी क्लियर. आगे है मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज. अब एक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. तो वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, वो सारे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे. बट द मेटल्स that are placed below the hydrogen cannot displace it from acids. जो भी मेटल हाइड्रोजन के बिलो हैं, नीचे है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो हाइड्रोजन को या H+ को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4 readily lose their हाइड्रोजन. ये तो बहुत ईजिली अपना हाइड्रोजन लूज कर देते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत अच्छे से आयनाइज हो जाते हैं. आयनाइजेबल हाइड्रोजन बहुत अच्छे से ब्रेक हो जाता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. एज कंपेयर टू दैट ऑफ वीक एसिड लाइक फॉस्फोरिक एसिड ETC, अगर कंपैरिजन करें वीक एसिड से. ठीक है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एसिड के बारे में, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन वीक एसिड होते हैं. ओके, बेसिकली हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन. अगेन एल्युमिनियम, हाइड्रोजन इज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड. व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड it form their salt aluminum chloride and it will evolve hydrogen very rapidly because HCl is strong acid. Same metal when it react with strong acid as well as weak acid, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये जल्दी हाइड्रोजन गैस देगा. फास्ट रिएक्शन होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा आयनाइज होता है और जल्दी आयनाइज होता है. समझ में आ रहा कि नहीं. सिमिलरली एल्युमिनियम विद फॉस्फोरिक एसिड जो कि वीक एसिड है, जब इसके साथ रिएक्ट करता है अगेन ये अपना सॉल्ट फॉर्म करता है, क्या, एल्युमिनियम फॉस्फेट, देता है क्या, हाइड्रोजन गैस. बट इट्स स्लो प्रोसेस बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड इज ए वीक एसिड. कैसा एसिड है, दिस इज ए वीक एसिड. ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिकली एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन. क्या क्या देखा, अगर हाइड्रोजन से ऊपर एक्टिविटी सीरीज में मेटल है वो तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. पहली बात, जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है वो एसिड के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व करते हैं. अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो भी सेम मेटल के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, बल्कि वीक एसिड जो होते हैं उसी मेटल के साथ कम तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है वो स्लो होता है. तो ये हो गया मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो. जैसे आपका सोडियम जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो क्या बनाता है, सोडियम रिएक्टेड विद HCl फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, है ना. रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है. अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है, अगेन चैप्टर 1 के आप लेक्चर लीजिए, उसमें हमने बैलेंसिंग सिखाया है. ओके, तो जब भी आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो आपका उसका सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. और ये हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से और रैपिडली इवॉल्व होती है क्योंकि सोडियम आपका काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है. समझ में आ रहा है कि नहीं. और ऊपर से HCl भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत विगरस होती है. ठीक है, बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन गैस निकलता है. सेकेंड इज द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट एसिड.
मैग्नीशियम अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता है, उसका सॉल्ट बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ये थोड़ा धीमे रिएक्शन होता है कंपैरेटिवली सोडियम के अपेक्षा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किससे? सोडियम से। ओके, अगेन रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद डाइल्यूट एसिड, एल्युमिनियम का रिएक्शन आपका डाइल्यूट एसिड के साथ आएगा, देन एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर फॉर्मिंग एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगेन रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, हम इसको बैलेंस कर लेंगे। इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो इन दोनों की अपेक्षा सबसे धीमे निकलता है, ठीक है, लेस रेडली होता है। मींस इसका मतलब है कि एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर सोडियम देखा जाए, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आएगा इसके लास्ट में आएगा आपका एल्युमिनियम, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इन दोनों के अपेक्षा थोड़ी धीमे होगी, ठीक है ना। एंड फिर आता है रिएक्शन जिंक के साथ अगर डाइल्यूट एसिड करता है। ऑल रिएक्शन आर इम्पोर्टेंट एंड नोट डाउन द ईच एंड एवरीथिंग, बहुत जरूरी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप जिंक की सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, अगेन उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और आपको भी पता है जिंक की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो एल्युमिनियम से भी कम है, तो इसकी जो रिएक्शन होगी एल्युमिनियम से भी धीमे होगी। ओके, तो इसमें जो हाइड्रोजन है और धीमे निकलेगा। सिमिलरली आयरन, कॉपर, आयरन भी आपका सेम रिएक्शन होगी, FeCl2 आयरन सेकेंड क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगेन ये भी स्लो रिएक्शन होगी, बहुत तेज नहीं होगी, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बाकी की अपेक्षा काफ़ी कम है, ठीक है। एंड फर्दर रिएक्शन जब ये कॉपर कराता है, अब कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के नीचे होता है, तो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो जब भी कॉपर की HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो नो रिएक्शन होगी, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है, और ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है कि इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अनदर सब्सटेंस। ओके, ये तो कम रिएक्टिव हो गया कॉपर से, हाइड्रोजन से, इसीलिए हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें रिएक्शन नहीं होगी। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। ओके, तो H2 इज नॉट इवॉल्व बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कैन नॉट डिस्प्लेस इट फ्रॉम एसिड। तो ये हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये कॉपर हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाले रिएक्शन। ओके, आंसर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज H2 इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, या फिर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन H2। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको देख लेते हैं। नेक्स्ट, with aluminium the reaction of dilute acid is slow initially, ठीक है। देखो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली आपको फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जो एल्युमिनियम होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ इनिशियली तो बहुत स्लो रिएक्शन करता है, बट आफ्टरवर्ड इट बिकम रैपिड, लेकिन कुछ देर बाद ये बहुत तेज हो जाती है। क्यों? बिकॉज इनिशियली ए टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड is present on the metal surface which slow down the reaction, but afterwards this layer is removed and fresh metal reacts rapidly with dilute acid। अरे कुछ नहीं, इसका मतलब ये है आपको, ये लेट सपोज दिस इज एल्युमिनियम रॉड। ओके, अभी क्या होता है स्टार्टिंग में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड में इसको डालते हैं, तो स्टार्टिंग में ऊपर इसके ऊपर लेयर चढ़ी होती है, हर करोजन हो जाता है। करोजन में क्या होता है, इसके ऊपर जो लेयर चढ़ जाती है किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। जब इसको एसिड में डालते हैं तो इनिशियली ये लेयर की वजह से उतने अच्छे से रिएक्शन में एल्युमिनियम पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, थोड़ी देर बाद ये लेयर हट जाता है, ठीक है। जब ये लेयर हट जाता है तो एकदम फ्रेश मेटल मिलता है उसको एल्युमिनियम का, फिर ये रिएक्शन तेज हो जाती है। बस यही कहना चाह रहा है कि एल्युमिनियम के केस में ऐसा क्यों होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड respective sulfates of metal are formed in above reaction. Same reaction, same above reaction, if we are same metal if reacting with sulfuric acid, let's suppose Fe reacting with sulfuric acid, then they will form what, उसका सल्फेट आयन या उसका सॉल्ट, तो दैट FeSO4 प्लस H2, बस समझ में आ रहा। इस तरह है, वो वही बता रहा है कि अभी तुमने HCl का साथ देखा, सिमिलरली अगर इन्हीं मेटल्स का हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो उस HCl के साथ कराते हैं तो क्लोराइड फॉर्म करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो सल्फेट फॉर्म होगा। बस इतना सा बात बता रहे थे और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि HCl की जगह अगर सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे तो क्या कहोगे, पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे HCl के साथ रिएक्शन कराई थी वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज योर H2 गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ओके, वन मोर एग्जांपल ऑफ HNO3। HNO3 का केस बहुत अलग है, ठीक है, HNO3 का केस बहुत अलग है। इसको आप एक्सेप्शन के तौर पे याद रख सकते हैं कि HNO3 में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये ऑक्सीडाइज भी होता है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होती है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें, वाटर में, और वाटर फर्दर रिड्यूस कर दिया जाता है किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड से के साथ, ठीक है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 एंड इवॉल्व H2 गैस। इसका मतलब हम बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपकी HNO3 गैस है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट कराती है तो H2 गैस नहीं देती है, ठीक है। क्यों, HNO3 इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो H2 गैस बनती है इसको ये ऑक्सीडाइज कर देती है, इसीलिए H2 गैस इवॉल्व नहीं होती है। बाकी और भी केसेस होते हैं HNO3 की, पहले हम लोग इतना समझ लें, इससे बाहर का आप में कुछ भी नहीं आएगा, 10th लेवल तक यही पूछा जाता है, ठीक है। अगेन NCERT या CBSE बोर्ड में तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन हाँ अगेन आपके कॉम्पिटिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जब मैग्नीशियम और मैग्नीज का जब मैग्नीशियम और मैग्नीज का रिएक्शन और मैग्नीज का रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो आपका H2 गैस इवॉल्व होता है, तब आपका H2 गैस निकलता है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द बोर्ड सिलेबस, ओके, बोर्ड में ये सब नहीं आने वाला है आपके। कुछ फैक्ट्स है, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो अगेन ये सब बता चुका हूं मैं कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इवन ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अगेन जिंक जो रिएक्ट करता है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वो भी बहुत स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लो। एंड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये जो हाइड्रोजन के नीचे के मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इवन विद द स्टीम, इवन भाप के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो बेसिकली इसमें जो डिस्कशन होगा मेटल्स का रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो मेटल का जो रिएक्शन होता है दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराते हैं जो कि लेस रिएक्टिव मेटल का है। प्लीज समझना, इसको ध्यान से समझना, अच्छा है ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये दिया गया है आपका मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस, ये दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, exactly displacement reaction, okay. More reactive metals displaces less reactive metals from its salt solution and this type of reaction is called
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगेन देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा, चैप्टर 2 में भी पढ़ा, अगेन चैप्टर 3 में भी पढ़ रहे हो। तो यही होता है केमिस्ट्री का सही पढ़ने का तरीका, आप बार बार रिपीट होती रहती चीज़ें, तो इससे आपको रिवीजन भी होता जाता है, चीज़ें याद भी होती जाती हैं, और हर चैप्टर में कुछ नई चीज़ें भी जुड़ती हैं। एक्चुअली व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल comes in contact with a solution that contains ions or less reactive metal, it displaces those ions and deposits the less reactive metals in pure metallic form. Again बस बेसिकली वही कह रहा है कि जब भी लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन उससे मोर रिएक्टिव मेटल कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है, जो मोर रिएक्टिव वाला मेटल है वो क्या करता है, बेसिकली लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करके उसका सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे M1 आपका मोर रिएक्टिव मेटल है, ये सॉल्ट सोल्यूशन है किसका, M2 का सॉल्ट सोल्यूशन है जो कि आपका लेस रिएक्टिव है। अब M1 क्या करेगा, M2 को डिस्प्लेस कर देगा, M2 तो अलग हो गया, और ये किसका सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ M1, where M1 and M2 are two different metals. Again examples इसको आपको बहुत अच्छे से याद है। ठीक है ना, जैसे अब मान लो आपका यही है आयरन और कॉपर सल्फेट Fe आपका किससे कराते थे रिएक्शन, CuSO4 से। ठीक है, तो क्या होता था FeSO4 प्लस कॉपर। बेसिकली क्या किया, Fe इज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Fe इज अबव कॉपर, तो क्या करेगा Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म देयर सल्फेट या देयर सॉल्ट सोल्यूशन, और कॉपर अलग हो जाएगा जिसकी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना। तो रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, व्हाट हैपन, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, और जैसे Fe डालोगे धीरे धीरे ब्लू कलर चेंज होने लगेगा, फेड होने लगेगा, और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो FeSO4 होता है वो आपका ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। ओके, ग्रीन कलर का एक्वस सोल्यूशन होता है FeSO4 का, वेयर ब्लू कलर का एक्वस सोल्यूशन होता है CuSO4 का। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर। ओके, कॉपर सेकेंड सल्फेट सोल्यूशन इज ब्लू, आयरन सल्फेट सोल्यूशन इज लाइट ग्रीन when dilute. Okay, during reaction the blue color of the solution fades and the iron metal is seen to turn red brown as the displaced copper gets deposit on it. तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखते लगते हैं इसका जो सरफेस होता है वो कैसा हो जाता है, वो रेड ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर है वो डिस्प्लेस होके सरफेस पे डिपॉजिट होने लगा है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर हम, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है, जब मैग्नीशियम का हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगेन मैग्नीशियम इज अबव कॉपर इन द केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर वो रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो अगेन मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस द कॉपर एंड फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट विच इज कलरलेस एंड कॉपर। ओके, ऑन एडिंग मैग्नीशियम टू ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द ब्लू कलर फेड्स as colorless magnesium sulfate is formed and brown bits of copper metals form a precipitate। वही है, जो ब्राउन कलर का कॉपर मेटल है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा और नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल, अगर वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन सिल्वर से कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आगे और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं किससे रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट जब जिंक से करेंगे, जिंक अगेन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इट विल डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। ओके, FeSO4 and zinc is more reactive than Fe, so zinc will displace the Fe and form ZnSO4 and Fe। आयरन ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। सिमिलरली
कॉपर रिएक्टेड विद सिल्वर सल्फेट विच इज कलरलेस सॉल्यूशन, सिल्वर सल्फेट, ये सिल्वर क्या करेगा, ये कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सिल्वर आपका नीचे है कॉपर के, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा एंड फॉर्म कॉपर सल्फेट, एंड सिल्वर का ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सिल्वर सल्फेट आपका Fe के साथ रिएक्ट कर जाएगा, Fe अगेन मोर रिएक्टिव देन सिल्वर सल्फेट देन सिल्वर, तो ये Fe विल डिस्प्लेस द सिल्वर एंड फॉर्म FeSO4 दैट इज एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, आयरन सेकेंड सल्फेट का, और अगेन ग्रे कलर का जो आपका प्रेसिपिटेट है दैट विल बी सिल्वर, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल जानबूझ के दे रहा हूं ताकि आप एटलीस्ट एक दो तो याद बने ही रहेंगे ना। ठीक है ना, अगेन सिल्वर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक, जिंक अगेन अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सिल्वर से अबव है रिएक्टिविटी सीरीज में, अगेन इट विल डिस्प्लेस सिल्वर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड Ag। सिमिलरली व्हेन चाहे कॉपर हो, चाहे Fe हो, चाहे Ag हो, जब जिंक ZnSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन क्या है, जिंक इन सबसे ऊपर है, जिंक इन सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, और कभी भी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट व्हेन FeSO4 एंड कॉपर सिल्वर के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर अगेन देयर विल बी नो रिएक्शन। कारण क्या है, कॉपर और Ag Fe से भी नीचे होते हैं, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा अभी तक का सारी बातें अब ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं, ऑल दीज मेटल्स एंड मेटल सॉर्ट फॉलो द रिएक्टिविटी सीरीज, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो सीन इन मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट आप मेटल ऑक्साइड में भी देखते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगेन मेटल इज मोर रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ऑक्साइड, तो अगेन दिस सोडियम विल डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड कॉपर। तो यही सेम फिनोमिना व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्साइड्स, तो दैट मेटल्स डिस्प्लेस the less reactive metals and form their oxide, और उसका मेटल जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अगेन नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स गेट्स डिपॉजिट एज ए प्योर मेटल। ठीक है ना, तो ये हो गई मेटल की रिएक्शन किसके साथ, उसके खुद के सॉल्ट के साथ। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सारी वही चीज़ें डिस्कस की जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस है। बेसिकली मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन और मेटल की उसी के लेस रिएक्टिव सॉल्ट के साथ रिएक्शन। ठीक है, दोनों बेसिकली देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ओके, दोनों में बेसिकली का मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। एसिड में H+ आयन को डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ पे सॉल्ट के साथ जो लेस रिएक्टिव सॉल्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू क्लास।